नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे यहाँ यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें पेपर 2 में हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराते हैं। यहाँ पर हम यूनिट 1 देख रहे थे और यूनिट 1 की ये क्लास 6 है और उसका भी ये पार्ट 1 होगा। मनोविज्ञान का आविर्भाव जो यूनिट है उसमें आज पढ़ने वाले भारत में शैक्षणिक मनोविज्ञान के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं भारत में शैक्षणिक मनोविज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, किस तरीके से मनोविज्ञान हमारे भारत में आया हुआ था। दोस्तों, देखते हैं भारत में शैक्षणिक मनोविज्ञान के बारे में जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि भारत में वैसे भी मनोविज्ञान के बारे में हमने जो भगवत गीता के बारे में देखा, जो बौद्ध धर्म के बारे में देखा, सूफीवाद के बारे में देखा, उसके बाद हमने श्री अरविंद का जो समाकलित योग भी देखा। तो आपने इन सभी में देखा होगा कि कहीं ना कहीं मनोविज्ञान ऐड ही था। लेकिन भारत में मनोविज्ञान जिस तरीके से आया, जो उसे वैज्ञानिक रूप मिला है, वो हमें पाश्चात्य जो मनोविज्ञान है, जो पाश्चात्य के जो देश हैं, तो उन देशों की वजह से हमारे यहाँ ये मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में प्रवेशा था। ओके, तो उसके पहले का जो हमने अभी तक जो भगवत गीता देखा, उसके बाद हमने देखा बौद्ध धर्म के बारे में देखा, सूफीवाद के बारे में देखा, उसके बाद हमने देखा श्री अरविंद का समाकलित योग यानी कि समग्रवादी योग के बारे में भी हमने देखा। तो उसमें क्या था, उनमें सिर्फ मनोविज्ञान को अध्यात्म के साथ जोड़ा हुआ था। तो आध्यात्मिकता के साथ मनोविज्ञान के, अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से उस अध्यात्म को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय भी भारत में जब पाश्चात्य देश से हमारे यहाँ मनोविज्ञान है, उससे पहले से ही भारत में उसका उद्भव हो चुका था। लेकिन उसे सही मायने में मनोविज्ञान के रूप में देखा जाए तो पाश्चात्य मनोविज्ञान के आधार पर ही इसे देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम भारत में शैक्षणिक मनोविज्ञान किस तरीके से आया उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शैक्षणिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शैक्षणिक मनोविज्ञान कहते हैं। तो स्किनर ने शैक्षणिक मनोविज्ञान की एक परिभाषा दी है। वो परिभाषा है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है कि जो कि विशेषतया मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित होती है। तो शिक्षा का मतलब ही होता है कि मानव के व्यवहार में क्या करना होता है, परिवर्तन करना होता है, यानी कि वर्तन में परिवर्तन करना, यही शिक्षा का उद्देश्य होता है, यानी कि सीखने का उद्देश्य यही होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है कि मानव व्यवहार, मानव और प्राणियों के जो अनुभव है, उनके जो व्यवहार है, उनमें क्या परिवर्तन लाना, उससे संबंधित ये शैक्षणिक मनोविज्ञान कार्य करता है। तो भारत में शैक्षणिक मनोविज्ञान का क्षेत्र विकास की अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है। भारत में शैक्षणिक मनोविज्ञान को देखा जाए तो दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक तो उसे देखा जाता है स्वतंत्रता पूर्व युग का, और स्वतंत्रता के बाद के जो युग में मनोविज्ञान का जो विकास हुआ उसके अकॉर्डिंग उसे देखा जाता है। तो आज हम देखने वाले स्वतंत्रता के पूर्व के जो युग में हमारे यहाँ भारत में मनोविज्ञान किस तरीके से आया और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इसमें अपना सहयोग दिया है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। स्वतंत्रता पूर्व युग में हमारे यहाँ भारत में जो मनोविज्ञान आया वो आया 1905 में। भोजेंद्र नाथ सील ने भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। तो भारत में भोजेंद्र नाथ सील थे, उन्होंने 1905 में क्या किया, प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। तब भारत में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही भाग था। जब मनोविज्ञान भारत में प्रवेश किया, जब
मनोविज्ञान ने भारत में प्रवेश किया तब वो क्या था, दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई। अगर भारत में मनोविज्ञान के पिता के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो वो है भुजेंद्रनाथ सिल, जिन्होंने प्रथम प्रयोगशाला यहाँ पर मनोविज्ञान की भारत में स्थापित की थी। और उसके बाद 1916 में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसमें जो प्रोफेसर थे वो थे एन सेन गुप्ता थे। उन एन सेन गुप्ता ने क्या किया, उन्होंने मनोविज्ञान को अलग विभाग के रूप में उसकी स्थापना की। तो जबकि भारत में जब मनोविज्ञान आया, जो पाश्चात्य देशों से आया था, तो वो तब क्या था, वो दर्शन शास्त्र का भाग था। लेकिन समय बीतता गया और 1916 आया, तो 1916 में क्या हुआ, 1916 में एन सेन गुप्ता ने क्या किया, मनोविज्ञान को एक अलग ही विभाग के रूप में उसकी स्थापना की। और कहाँ पर की, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में की। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, एन सेन गुप्ता ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ह्यूगो मनस्टबर्ग से शिक्षा प्राप्त की थी, जो विलियम वुंड के शिष्य थे। अब एन सेन गुप्ता थे, उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की थी और उनके जो गुरु थे वो थे ह्यूगो मनस्टबर्ग। ओके, ह्यूगो मनस्टबर्ग थे। और ह्यूगो मनस्टबर्ग के भी गुरु कौन थे, तो वो थे विलियम वुंड। यानी कि विलियम वुंड के जो शिष्य थे ह्यूगो मनस्टबर्ग, उनके शिष्य कौन थे, उनके शिष्य एन सेन गुप्ता थे। और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे। उन्होंने 1916 में क्या किया, मनोविज्ञान को एक अलग विभाग के रूप में हमारे भारत में स्थापित किया। उसके बाद एन सेन गुप्ता के बाद गिरिंद्र शेखर बोस उस विभाग के अध्यक्ष बने। अब जब एन सेन गुप्ता की बारी ख़त्म हुई तो उनके बाद गिरिंद्र शेखर बोस आए और वो उस विभाग के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। गिरिंद्र शेखर बोस सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए थे। अब जो गिरिंद्र शेखर बोस थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फ्रॉइड का जो मनोविश्लेषण हुआ था, उस मनोविश्लेषण के विषय में उन्होंने क्या किया था, प्रशिक्षण प्राप्त किया था। और बोस भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो भारत में सबसे पहले पीएचडी की उपाधि किसने प्राप्त की थी, तो भारत में सबसे पहले मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले वो थे हमारे गिरिंद्र शेखर बोस थे। ओके, ये आपको याद रखना है कि भारत में मनोविज्ञान विषय में सबसे पहले पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो पीएचडी की मनोविज्ञान में अगर किसी ने उपाधि सबसे पहले प्राप्त की थी तो वो थे गिरिंद्र शेखर बोस थे। 1922 में भारतीय विज्ञान परिषद में मनोविज्ञान को शामिल किया गया। उसके बाद 1924 आया। 1924 में बोस ने भारतीय मनोवैश्लेषिक सोसाइटी यानी कि इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है कि इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना की गिरिंद्र शेखर बोस ने की। और कब की, तो 1924 में की। 1924 में मैसूर विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। 1924 में दो घटना हुई। एक तो क्या हुआ, एक तो इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना गिरिंद्र शेखर बोस ने 1924 में की थी। उसके बाद 1924 में मैसूर विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। मैसूर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन एवं अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र भी प्रारंभ हुआ। तो मैसूर विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई उसके बाद क्या हुआ, उसमें भी मनोविज्ञान को एक अलग विभाग के रूप में उसका अध्यापन एवं अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र वहाँ पर स्टार्ट हुए। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। 1925 में क्या हुआ, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई। देखिए, भारत में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1925 में हुई। ओके, 1928 में एन सेन गुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान पर पहला पुस्तक संपादित किया। अब 1928 में एन सेन गुप्ता और राधा कमल मुखर्जी जो थे, उन्होंने क्या किया, सामाजिक मनोविज्ञान पर उन्होंने सबसे पहला पुस्तक संपादित किया।
1935 में गुजरात में बड़ौदा में शिक्षण और मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ हुआ। अब 1935 में जब सयाजीराव गायकवाड़ थे, उसके बड़ौदा के जो नरेश थे सयाजीराव गायकवाड़, उनके समय में क्या हुआ, उनके समय में शिक्षण और मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ हुआ। कहाँ पर हुआ, तो गुजरात में हुआ, बड़ौदा में शिक्षण और मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ हुआ। तो अगर अब क्वेश्चन आ जाता है कि गुजरात में कहाँ पर शिक्षण और मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ हुआ, तो गुजरात में बड़ौदा में शिक्षण और मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ हुआ। कब हुआ, तो 1935 में हुआ। 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। तो 1938 में क्या हुआ, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1946 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लास्ट में स्वतंत्रता पूर्व युग में लास्ट में 1946 में क्या हुआ, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और पटना विश्वविद्यालय में अलग से मनोविज्ञान की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये थे हमारे स्वतंत्रता के पूर्व की जो भारत में मनोविज्ञान किस तरीके से आया और किस तरीके से वो विकसित हुआ, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। अब हम कल के वीडियो में देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद के जो भारत था उसमें मनोविज्ञान किस तरीके से विकसित हुआ और उसमें क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या उसमें ऐड हुआ, ये सब हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस यही स्वतंत्रता पूर्व का जो युग था वो उसमें मनोविज्ञान किस तरीके से भारत में आया उसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको ये सारी बातें अगर ऐसे स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ले सकती हो, अगर नहीं ले सकते तो हम PDF हमारा जो ग्रुप चल रहा है उस ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइंट होना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइंट हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही और आप सब अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। अगर एग्ज़ाम आई थिंक मार्च अप्रैल तक आ जाएगी, 2 दिसंबर की जो एग्ज़ाम है वो शायद ले जाएगी, शायद मैं कह रही हूँ, पक्का नहीं कह रही, लेकिन अगर शायद हो सकती है दिसंबर वाली एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में हो सकती है। तो दोस्तों आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ताकि पीछे आपके पास टाइम बचे और आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सके। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।